हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच के अंतर्गत अभी तक हम आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे थे। आज से हम आप लोगों को पार्ट सेकंड यानी कि दूसरा भाग पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और जो दूसरा भाग है वह कार्बनिक रसायन पर आधारित है। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस भाग के अंतर्गत देखिए कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट 4 पार्ट हैं आपके। पहला है हेलो एल्केन हेलोअरीन, दूसरा एल्कोहल फिनाल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और चौथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यह 4 चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन 4 चैप्टर से लगभग 28 अंक का आपके पेपर में आता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में हेलो एल्केन हेलोअरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी कि नाइट्रोजन कंटेन कार्बनिक कंपाउंड, इन 4 चैप्टरों को आपको जानकारी हासिल करनी है। आपको बता दें कि कार्बनिक रसायन के बारे में सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 10th में जानकारी पाई होगी। वहाँ पे आपने केवल नाम लिखना ही सीखा होगा। इसके बाद 11th में आपने 2 चैप्टर पढ़े होंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और एक एल्केन एल्कीन एल्काइन का अलग से पार्ट पढ़ा होगा। 12th में आपके जो भी क्रियात्मक समूह थे, फंक्शनल ग्रुप थे, उसके आधार पर चैप्टर बनाए गए हैं और इन चैप्टरों के अंतर्गत अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। ये सब मेथड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में अधिकतर क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में 28 नंबर का लगभग आएगा भी। तो ये ध्यान रखिए कि अभी तक आपने जो पढ़ा, जो लगभग 35 मार्क्स का आपके कोर्स में है, तो अगर वह जो आप पढ़ रहे हैं उसमें 35 में 30 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं कम मेहनत के साथ। लेकिन यह जो 28 नंबर का यह पेपर है ना, इसमें 28 में अगर आपको 20 नंबर भी पाना होगा तो बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में आप हल्की सी गलती करने पर पूरे नंबर खो देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी तो हम फिलहाल आपको पहले वीडियो से चैप्टर जो है हेलो एल्केन हेलोअरीन नहीं शुरू करेंगे। अभी हम पहले तो 1-2 वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, जो कि आपको 10th में आपने पढ़ा हो, 11th में आपने पढ़ा हो, लेकिन हो सकता हो आप भूल गए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और बेसिक लेवल से शुरू करके फिर 2 वीडियो के बाद आपका चैप्टर शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें, कार्बनिक रसायन पढ़ने जा रहे हैं। ये होता क्या है? तो वह रसायन या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या प्राकृतिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। The branch of the chemistry in which we study about carbon, hydrogen, oxygen या और नेचुरल कंपाउंड, वह शाखा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या प्राकृतिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर है? कार्बनिक रसायन में जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं वह 2 भागों में है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? वे यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। The compounds in which carbon and hydrogen are present, that is known as hydrocarbon। और जो आपके हाइड्रोकार्बन है वो मेनली 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जाता है, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
वे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा, द्विबंध या त्रिबंध पाया जा, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान समझ में आ रहा है? देखिए, ये सब क्लास 10th की चीजें हैं, आपने पढ़ी होंगी, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गई हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन यानी कि कार्बन से जुड़े हुए यौगिकों का अध्ययन करना। कार्बन से जुड़ा हुआ पहला आता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के दो भाग होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या तीन बंध होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं सब कार्बन से रिलेटेड है, तो कोई पूछ सकता है कि आखिर हर चीज कार्बन से ही जुड़ी क्यों कार्बन की जगह का है हम सोडियम वाला यौगिक नहीं पढ़ रहे हैं, सोडियम रसायन का नहीं पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन की जगह सोडियम रसायन पढ़े, मैग्नीशियम रसायन पढ़े, आखिर कार्बनिक रसायन ही क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न कि वाई वी स्टडी अबाउट कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। हम कार्बन की स्टडी क्यों कर रहे हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, इन सब की स्टडी भी कर लेनी चाहिए थी। तो इसके पीछे एक रीजन है कि दुनिया में लगभग 95% से भी ज़्यादा चीज़ें कार्बन से मिलकर के बनी। आप जो ड्रेस पहने हैं, जो कपड़े पहने हैं, उस कपड़े में भी कार्बन है, कार्बन से ही रेशे बनते, जो धागा होता है। जिस मार्कर का यूज कर रहे हैं, यह मार्कर के अंदर भी कार्बन है। जो आप भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में भी कार्बन है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के रूप में। जो प्रोटीन है उसमें भी कार्बन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिससे पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, उसमें भी कार्बन है। यानी कि दुनिया में अधिकांश चीज़ें कार्बन से ही मिलकर के बनी हुई। इसलिए हम लोग कार्बनिक रसायन का पाठ पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर दुनिया में अधिकतर चीज़ें कार्बन से न मिलकर के बनी होती, जैसे जो आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब ले रहे हैं, इसमें भी कार्बन है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ को लग्जरियस बनाता है, आरामदायक बनाता है, लेकिन इसमें भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन हमारे अर्थ पर हर जगह, हर रूप में पाया जाता है। इस कारण हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये निकल करके आता है कि कार्बन इतनी अधिक मात्रा में पाया क्यों जाता? तो इसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन के पास दो प्रॉपर्टी होती है, दो गुण होते हैं। एक होती है इसकी चतुः संयोजकता, इंग्लिश में कहते हैं टेट्रावैलेंसी, और दूसरा होता है श्रृंखलन का गुण, इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण कार्बन इस समय दुनिया में अधिकांश जगहों पर है। 95% प्लेस हमने बता दिया कि कार्बन के अंतर्गत दो ऐसी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है चेन बनाना। आप लगभग 1000 कार्बन को जोड़ करके एक चेन बना सकते हो, 2000 कार्बन को, 10,000 कार्बन को, जितने ज़्यादा कार्बन चाहे आप एक साथ जोड़ सकते हो। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं, आप 3 ऑक्सीजन से ज़्यादा जोड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन कार्बन में क्या है? आप जितने कार्बन चाहो आप आपस में जोड़ सकते हो, और अधिक से अधिक कार्बन जुड़ता है, लगभग 1000 कार्बन जुड़ता है तो आपका पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल भी है, ठीक। आपकी जो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं वो भी कार्बन से मिल करके बनी। तो इस कारण कार्बन में चैन निर्माण करने की क्षमता है, एक दूसरे से कड़ी के माध्यम से जुड़ने की क्षमता है, कैपेसिटी है। इस कारण कार्बन दुनिया में अधिकतर पाया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है। तो कोई कह सकता है सिलिकॉन की भी 4 होती है, ये भी चैन बना लेना चाहिए। नहीं, इसकी संयोजकता भी 4 होती है और आकार भी छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? कार्बन की 4 संयोजकता भी होती है
और इसका आकार भी छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। इस कारण आप कार्बन की चीज़ें अधिकतर दुनिया में देखते हैं। और हमने अभी भी बताया कि कार्बन से जो यौगिक बनते हैं 2 तरीके से बांटे गए हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए वह संतृप्त है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए वह असंतृप्त। अभी तक हमने इतनी चीज़ें बताई और साथ में ये बताया कि कार्बन दुनिया में अधिक क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास यह 2 प्रॉपर्टी हैं, 2 गुण हैं। एक है चेन बनाने की क्षमता, श्रृंखला बनाने की क्षमता, चेन फॉर्मेशन कैपेसिटी, और दूसरा है आपकी चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी विथ स्मॉल साइज। छोटे आकार का होने के साथ साथ 4 बॉन्ड बनाने का पावर भी कार्बन के पास है। इस कारण कार्बन दुनिया में सर्वाधिक पाया जाता है। ये सब चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी। अब इसके आगे चलते हैं तो जो कार्बन की यौगिक हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है मेनली। शुरुआत में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर आप लोग जानते हो एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बिना ये सब चीज़ें जाने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं जान पाए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का जब भी नाम लिखते हैं तो नाम के लास्ट में ANE जोड़ा जाता है या हिंदी में एन जोड़ा जाता है। एल्कीन का जब भी नाम लिखते हैं तो नाम के लास्ट में ENE जोड़ा जाता है या हिंदी में ईन जोड़ा जाता है। या एल्काइन का जब नाम लिखते हैं तो नाम के लास्ट में YNE जोड़ा जाता है और हिंदी में आइन जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है। एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो सूत्र होता है वह CnH2n होता है और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। क्लियर है। फिर से देखिए, कार्बनिक रसायन के 3 मुख्य भाग हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 10th में भी पढ़े थे, 11th में इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपने पढ़ा होगा। निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब 11th में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन 12th में जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें एक बार आपको दोहरा लेनी चाहिए। एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इसके नाम IUPAC नाम के लास्ट में एन जोड़ा जाता है। इसका जो साधारण फार्मूला है वो CnH2n होता है, मतलब दुगने से 2 ज़्यादा। हम कहें 4 कार्बन का एल्केन का फार्मूला बताओ तो आप C4 लिखेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, 4 का दुगना 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। ठीक। अगर हम कहें 5 कार्बन का बताओ तो 5 कार्बन के एल्कीन का फार्मूला क्या होगा, 5 और 5 का दुगना 10। 6 कार्बन के एल्काइन का बताओ, 6 C6, H का दुगना 12, 12 में 2 कम कर दो 10। ध्यान दीजिए, एक में ठीक दुगने से 2 ज्यादा होता है एल्केन में, एल्कीन में ठीक दुगना होता है और एल्काइन में दुगने से 2 कम होता है। बात समझ में आ रही है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में मुख्यतः अंतर आप सूत्र के आधार पर, फार्मूले के आधार पर ऐसे ही बता सकते हैं कि जो एल्केन होता है उसमें कार्बन जो है ठीक दुगने से 2 ज़्यादा। जैसे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 होगा, कार्बन 5 है तो 5 का दुगना 10, 2 12, कार्बन 6 है तो 6 का दुगना 10, 6 का दुगना 12, 2 14, तो C6H14 हो जाएगा। 7 है तो 7 का दुगना 14, 2 16, तो C7H16 हो जाएगा फार्मूला। अगर हम कहें 50 वाले का बताओ तो C50 और 50 का दुगना 100 + 2 यानी कि 102 हो जाएगा, तो C50H102 उसका फार्मूला हो जाएगा। तो एल्केन में ठीक दुगने से 2 ज़्यादा हो जाता है, एल्कीन में ठीक दुगना ही रहता है और एल्काइन में दुगने से 2 कम होता है, यानी कि ट्वाइस करके 2 घटा देते हैं। बात क्लियर है।
तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके अलावा कार्बन में आपको जानना है नाम। जैसे एक कार्बन अगर कहीं है तो उसका नाम मेथ से शुरू होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में METH। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम एथ से शुरू होता है। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। जैसे 4 कार्बन का इन एल्केन बताओ तो ब्यूटेन हो जाएगा। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, आपने ये सारी चीजें क्लास 10th में सीखी हुई हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बोलेंगे प्रोपेन लिखो। अब प्रोपेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और एल्केन है ना प्रोपेन, तो 3 का दूना 6, 2 8, C3H8। आपको नाम बोलते ही उसका फार्मूला लिखने आना चाहिए। नाम से फार्मूला लिखना और फार्मूला देख करके नाम बताना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होता है, 5 कार्बन होता है तो पेंटेन 6 होता है, हेक्सेन 7 होता है, हेप्टेन 8 होता है, ऑक्टेन 9 होता है, नोनेन 10 होता है, डेकेन। वही से ही अगर एल्कीन का देखे तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, उसमें इन होता है। और अगर एल्काइन वाले ऑप्शन में जा करके देखें तो आपका होगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो तीनों के नाम में भी अंतर होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो 3 लेयर हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, फार्मूला बताया, नाम के बारे में उसकी जानकारी दे दी, जो सारी चीज़ें आपके 10th में थी। इसके अलावा कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में ध्यान दीजिए, यह भी आपके 10th और 11th के कोर्स में था। जैसे जो CH3 है, अगर इसके आगे OH जोड़ेंगे तो ये एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी CH3 के आगे COOH जोड़ेंगे तो ये जो है सिरके का फार्मूला होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला। तो दोनों में कार्बन कौन से हैं? C हैं, हाइड्रोजन भी 3 है, लेकिन बदला क्या? एक में OH लग गया और एक में COOH लग गया। OH लगने से यह एल्कोहल हो गई, शराब हो गई, और COH लगने से यह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। बात समझ में आ रही? यानी कि एक जो है आपका एल्कोहल है और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अंतर क्या है? कुछ नहीं, एक में OH है और एक में COH। तो वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी कि परमाणु व परमाणुओं का वह समूह जो यौगिकों के आगे लगकर उनके गुणों को बदल देता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। The atoms are group of atom which change the physical and chemical properties of compound that is known as functional group। इसी CH3 के आगे OH लग गया, अब इसका नाम मेथेन नहीं होगा, अब इसका नाम मेथेनॉल होगा। इसी CH3 के आगे COH लग गया तो अब इसका नाम मेथेन नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक। तो कुछ परमाणु या परमाणु का समूह ऐसा होता है जो किसी यौगिक के आगे लगकर उनके गुणों को बदल देता और उन्हें हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है, इसका फार्मूला OH होता है, नाम के लास्ट में ऑल जोड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एक क्रियात्मक समूह है, इसका फार्मूला COOH होता है, नाम के लास्ट में OH जोड़ते हैं। एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है। इस साल इंटर में जितने भी क्रियात्मक समूह हैं आपको उन सब के बारे में जानकारी लेनी आपके कोर्स में है। बात समझ में आ रही? जितने भी क्रियात्मक समूह हैं सब पे अलग अलग चैप्टर बना दिया। हेलो एल्केन, हेलो अरीन, यही आपका पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इसमें OH के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह के बारे में पढ़ोगे। तो जितने आपने क्रियात्मक समूह आज के पहले पढ़े हैं उन सभी क्रियात्मक समूह पर एक एक चैप्टर बना दिया गया और वो चैप्टर आपको इस साल आपके कोर्स में है।
क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो चैप्टर था वो 11th में था और यह जो है आपका 12th में। क्लियर है? तो क्रियात्मक समूह यह होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज सिर्फ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट अभी ये बताया गया है, अगले टर्न पे थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना है।